18th सेंचुरी फ्रांस एक शानदार साम्राज्य जहां एक तरफ राजा और रानी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे और दूसरी तरफ आम आदमी रोटी के लिए तरस रहा था। जी हाँ, आज हम ले जाने वाले हैं आपको एक ऐसे रेवोल्यूशन की कहानी में जो सिर्फ फ्रांस की ही तकदीर नहीं बल्कि दुनिया के पॉलिटिकल सिस्टम के फ्यूचर को बदलने की ताकत रखता था। हम बात कर रहे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की। ये कहानी है इनजस्टिस के खिलाफ उठी हुई आवाजों की, राजाओं के गिरते तख्तों की और एक नए थॉट प्रोसेस की जो दुनिया भर में डेमोक्रेसी का बीज बन गया। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू यूएक्सआईएस। मेरा नाम है विवेक मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन की, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रॉम 1789 टू 1799, अराउंड 10 सालों का ये पूरा रेवोल्यूशन पूरे पॉलिटिकल सोशल चेंजेस को इम्पैक्ट करने वाला था, जो कि आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी अब तक इसे याद किया जाता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब भी आप याद करते हैं तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड्स आपने जरूर सुने होंगे। ये सारी चीजों का बीज जो था इसी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल करके आता है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो कि एक रेवोल्यूशन था अगेंस्ट मोनार्की, वो कैसे रिपब्लिक बनता है और फिर एक तरीके से डिक्टेटरशिप में चला जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। यानी कि ये रेवोल्यूशन वही रेवोल्यूशन था जो 360 डिग्री टर्न होकर के फ्रॉम द रेवोल्यूशन अगेंस्ट मोनार्की जा करके वापस मोनार्की पे ही खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये है फ्रांस का मैप। फ्रांस में जो भी ये रेवोल्यूशन हुए उसके कुछ रीजंस रहे हैं, उसके कॉजेज रहे हैं, जिसे हम ब्रॉडली 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि पहला पॉलिटिकल, और दूसरा सोशल, इकोनॉमिकल और इंटेलेक्चुअल। ये कुछ ऐसे रीजंस रहे हैं जिनकी वजह से ये रेवोल्यूशन अल्टीमेटली निकल करके आता है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल कॉजेस के बारे में। पॉलिटिकल कॉज की अगर मैं बात करूं तो उस समय बर्बन डायनेस्टी का राज फ्रांस में चल रहा था, जिसके राजा थे लुई 14, जिनका शासनकाल था 1643 से 1715 तक। अराउंड 70 ईयर्स के शासनकाल में लुई 14 ने बहुत ही डिक्टेटर की तरह बन करके ये राज किया। इन्हें द डेस्पॉट कहा जाता था। डेस्पॉट का मतलब होता है निरंकुश शासक, जिसके ऊपर कोई भी अंकुश ना लगा हो, उसे कोई कंट्रोल ना कर रहा हो, या यूं कहें वह अपने आप को खुद ही एक भगवान की तरह ट्रीट करता था। यानी कि उसका वचन ही उसका शासन। ये वाली जो टैगलाइन है इस लुई 14 के लिए परफेक्ट बैठती है। एब्सोल्यूट डेस्पॉट का मतलब ही था लुई 14। ये एक सिनोनिम बन चुका था लुई 14 के लिए। इन्होंने सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स की थी, इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, जिसकी वजह से फ्रांस डेट में जा चुका था। इसके बाद आते हैं लुई 15, जिनका शासनकाल था 1715 से 1774 तक। इनके शासनकाल में भी फ्रांस का डेट लगातार बढ़ ही रहा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने 7 ईयर वॉर को डिफीट करने में अपनी पूरी प्रयास की थी। ऑल्दो फ्रांस यहाँ पर हार चुका था और इंग्लैंड की यहाँ जीत हुई थी, लेकिन डेट में दोनों ही देश जा चुके थे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि जो यूके था उसने अपनी इस डेट की भरपाई करने के लिए अपनी कॉलोनी यानी कि अमेरिका की कॉलोनीज पे टैक्स इंक्रीज करने की कोशिश की। एज अ रिजल्ट अमेरिकन रेवोल्यूशन वहां से स्टार्ट होती है। और फ्रांस की अगर बात करूं तो फ्रांस इसी डेट को इसी डेट की भरपाई करने के लिए फ्रांस में टैक्स बढ़ाने की कोशिश करता है, जिसका रिजल्ट था, इमीडिएट रिजल्ट था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो लुई 15 वाज आल्सो काइंड ऑफ डेस्पॉट किंग, व्हिच इज itself लाइक निरंकुश शासक। ये हमें समझना होगा। फिर आते हैं जो हम जिस राजा के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जो इस पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन के सेंटर पॉइंट होने वाले हैं, दैट इज लुई 16। 1774 से 92 तक इनका राज रहता है।
ये वेल इंटेंडेड राजा थे, लाइक इनके पास इंटेंशंस तो बहुत अच्छे थे कि ये अपने फ्रांस की जनता के लिए, फ्रांस के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी मेजर रिफॉर्म्स लेने के लिए ताकत नहीं थी, यानी कि हिम्मत नहीं थी। ये अपने ही ब्यूरोक्रेट्स के दबाव में आकर के फैसले बदल लेते थे, बहुत ही जल्दी अपने फैसलों को पीछे ले जाते थे। और इनकी वाइफ जो थी, वो ऑस्ट्रिया के जो किंग थे, उनकी बहन थी, मैरी एंटोइनेट। और ये इनकी एडवाइजर थी, जो कि बाद में बहुत ही बैड एडवाइजर के रूप में निकल करके आती हैं, जो कि इनकी पूरी सत्ता के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस ने, आपको पता होगा अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पहले स्टार्ट हुई, तो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में फ्रांस ने, बिकॉज ऑफ 7 ईयर ऑफ वॉर, जहां पे फ्रांस हार चुका था इंग्लैंड से, उसके बदले बदले के लिए फ्रांस ने अमेरिका की मदद की। इससे हुआ कुछ नहीं, फ्रांस को इससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, लेकिन ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए फ्रांस ने ऐसा किया कि हम इंग्लैंड को हराएंगे। एज अ रिजल्ट हुआ ये कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ने, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का गठन होता है, लेकिन फ्रांस यहां पर डेट में फिर चला जाता है। फ्रांस ऑलरेडी डेट में था, कई लड़ाइयों में ऑलरेडी ये डेट में जा चुका था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। उसी कड़ी में फ्रांस यहां पर और ज्यादा डेट में चला जाता है, सिर्फ ईगो सेटिस्फैक्शन के चक्कर में। ऊपर से जो ये फ्रांस के ये जो राजा थे, यानी कि लुई 16, ये पेरिस में ना रह करके वर्साइल में रहते थे। इन्होंने वर्साइल में एक पैलेस बना करके रखा था, जो कि पेरिस से दूर हुआ करता था। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये था वहां उस वर्साइल पैलेस के अंदर का दृश्य है। इससे हमें ये समझ में आता है कि ये राजा पेरिस में भीड़ से दूर, भीड़ से इतर, एक शांत जगह में रहते थे, एकदम विलासिता का जीवन जीते थे। इनको कोई लेना देना नहीं था कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। इनकी वाइफ, यानी कि जो ऑस्ट्रियन राजा हैं, उनकी पत्नी, उनकी वाइफ, उनकी बहन, सॉरी, वो, और साथ में ये राजा, इनके कुछ जो साथ में इनके ब्यूरोक्रेट्स होते थे, वो सारे यहाँ से ही शासन करते थे। एज अ रिजल्ट ये होता था कि ये अपनी रूट से कट चुके थे, यानी कि जनता की नब्ज पहचानने में ये नाकाम सिद्ध होते हैं। और एज अ रिजल्ट ये होता है कि रेवोल्यूशन जब स्टार्ट होता है, तो यही एक इनका एक स्टेप, जो इकोनॉमिक स्टेप था, तो इम्पोजिंग टैक्स, विच इज इटसेल्फ डिजाइन्ड और इंपोर्टेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दिस लुई 16, और ये इनको बैकलेस करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं स्टेट्स के बारे में, लाइक उस समय जो फ्रांस था, उसका समाज कैसे, किस किस तरह से बटा हुआ था, उसको आपको समझना होगा अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अच्छे से समझना चाहते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो उस समय जो फ्रांस की सामाजिक स्थिति थी, उसमें 3 स्टेट्स में लोग डिवाइड हुआ करते थे। फर्स्ट स्टेट था क्लर्जी और बिशप्स का, प्रीस्ट वगैरह जो चर्च के लोग थे, वो लोग, ये करीब करीब 0.5% इनका शेयर था पूरी पॉपुलेशन में। उस समय फ्रांस की पॉपुलेशन थी अराउंड 2.7 करोड़, अराउंड 2.7 टू 8 करोड़ मान लेते हैं। एंड उसमें से ओनली 0.5%, अगर मैं कहूं, तो 1 लाख के करीब जो लोग थे, ये फर्स्ट एस्टेट में शामिल होते थे, और ये ओन करते थे अराउंड 10% ऑफ द लैंड ऑफ टोटल फ्रांस। टोटल फ्रांस की 10% लैंड को ये ओन करते थे। एंड देन दूसरा आता है सेकंड एस्टेट, यानी कि नोबिलिटी, यानी कि नोबल लॉर्ड्स। अगर हिंदी में कहूं, तो सामंतवाद जिसको कहा जाता है, सामंत लोग जो होते हैं, जमींदार, सामंत, ये सब सेकंड एस्टेट्स में आते थे, और इनकी आबादी भी करीब 5 लाख के करीब थी, और ये ओन करते थे करीब 20 से 25% लैंड ऑफ टोटल एरिया। नाउ थर्ड स्टेट्स में आते हैं कॉमन मैन, यानी कि कॉमनर्स। इसमें पीजेंट्स, वर्कर्स और ट्रेडर्स भी होते हैं। ट्रेडर्स इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि उस समय आपको पता होगा कॉलोनीज में जहाजों से व्यापार चालू हो गया था, और एक नया समाज उभर करके आ रहा था, एक नया क्लास उभर करके आ रहा था, जिसे ट्रेडर्स कहा जाता था। तो ये सारे लोग जो कॉमन मैन, पीजेंट्स, वर्कर्स, ट्रेडर्स, ये सारे लोग थर्ड स्टेट्स में ही काउंट किए जाते थे, जिनकी अगर परसेंटेज शेयर की मैं बात करूं पॉपुलेशन शेयर की, तो ये करीब करीब 95 टू 98% थे। और इनके पास कोई भी प्रकार का एग्जेम्पशन नहीं था, ये सारे टैक्स यही लोग पे करते थे, और कोई पावर्स इनके पास नहीं हुआ करती थी। अगर मैं ये कहूं कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट जो थे, उनको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था।
हार्डली अगर कोई टैक्स होता भी था तो उसे भी एग्जेम्प्ट कर दिया जाता। और फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट एक्चुअल में फुल विलासिता का जीवन जीते थे। लेविश लाइफस्टाइल थी इनकी, नोबिलिटी, इनको इनके अपने बंगले में ये रहा करते थे, इनको समाज से कोई लेना देना नहीं था। क्योंकि आपको पता था कि ऐसा माना जाता है कि जो 18th सेंचुरी है ये फ्रांस के कल्चर का हाईएस्ट पॉइंट है। और हाईएस्ट पॉइंट इसीलिए है बिकॉज यहाँ पर पैसे की कमी नहीं थी, पैसे खूब आ रहे थे। और जब आपके पास पैसे होंगे तो आप अपने कल्चर को प्रमोट अच्छे से कर सकते हैं। एंड दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द फ्रेंच कल्चर इन द 18th सेंचुरी, जो अभी तक इसे कहा जा रहा है। नाउ थर्ड स्टेट्स में जो पीपल्स थे उन्हें ही अल्टीमेटली सारे टैक्सेस भरना पड़ता था। और इसमें से एक नया समाज निकल करके आ रहा था, वो था हमारा एजुकेटेड मिडिल क्लास, जिसे बुर्जुआती कहा जाता था फ्रेंच में। यानी कि बुर्जुआ क्लास जो निकल करके आ रहा था, वो इसी में एक नया मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास निकल करके आ रहा था। इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे थे जो आ करके अपने राइट्स को आगे निकाल करके इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनते हैं, वो भी हम समझेंगे। नाउ ये सारे वर्कर्स में से बहुत सारे लोग पुअर कंडीशंस में थे ऑब्वियसली। इसमें हमें एक चीज ये समझना होगा कि जो इमीडिएट कॉज था ना, वो था इकोनॉमिक कॉज। वाई? बिकॉज उस समय पॉपुलेशन, सपोज 1700 में 2 करोड़ की आबादी थी फ्रांस की, और 1789 में 2.8 करोड़ का जंप हुआ। यानी कि करीब करीब 30%, 30% की जब आबादी जब इंक्रीज हो रही है, तो वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि उनको खिलाने पिलाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, आपके पास संसाधन होने चाहिए। लेकिन हमें ऑलरेडी ये पता है कि फ्रांस अननेसेसरी कई वॉरों में उलझ करके अपनी पूरी नेशनल बजट के जो हिस्से है उसमें से आधा हिस्सा तो उसका इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा था। वाई? बिकॉज वो हाईली डेट था, और इस डेट को रीपे करने में उसके इंटरेस्ट पेमेंट में ही नेशनल बजट का आधा हिस्सा चला जाया करता था। फिर जो प्राकृतिक आपदा है, जैसे हार्श विंटर की वजह से क्रॉप फेलियर हो जाते थे, फूड प्राइसेस अपने आप इंक्रीज हो जाते थे, फेमाइन की कंडीशंस थी। पूरा जो किसान समाज है, लाइक पीजेंट, कोई कॉमन पीपल, आम आदमी, सब गुस्से में थे। ये कारण अल्टीमेट बनता है जो फ्रांस की रेवोल्यूशन का बेसिक रीजन माना जाता है। एक इंटेलेक्चुअल क्लास भी था जो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक इंपॉर्टेंट कॉज बन करके निकल करके आता है। जैसे हमको पता है कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट जो है 17 टू 18 सेंचुरी माना जाता है। और इस समय साइंस एंड फिलोसफी में बहुत सारे डेवलपमेंट, रिसर्च काम चालू हो गए थे। रैशनल थिंकिंग्स आ रही थी, फेमस थिंकर्स और फिलोसफर्स अपनी थॉट प्रोसेस को जनता के सामने रख रहे थे। जैसे जॉन लॉक की बात करूं, जीन जैक रूसो की बात करूं, इमैनुअल कांट थे, मॉन्टेस्क्यू थे। मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि चर्च और स्टेट के बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ सेपरेशन ऑफ चर्च एंड द स्टेट। तो जो आप सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात समझते हो, आज की डेट में सुनते हो, वो यहां से आ रही है। बट मॉन्टेस्क्यू डिफाइंड दैट देयर मस्ट बी अ सेपरेशन ऑफ चर्च एंड द स्टेट इटसेल्फ। नाउ द वोल्टेयर का जो मानना था, वोल्टेयर किस पक्ष के पक्षधर थे? वो कहते थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। हर आदमी को ये अधिकार होना चाहिए कि वो खुल करके अपनी बात को रख करके सबके सामने रख सके। नाउ ये था इंटेलेक्चुअल क्लासेस का अपना अपना सहयोग इस पूरे आंदोलन में। आपको ये जान करके हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जो मिडिल क्लास, ये बुर्जुआसी क्लास जो निकल करके आ रहा था, जो पढ़े लिखे लोग थे, वो न्यूज़पेपर से, बुक्स से पढ़ करके इसे इनके विचारों को ग्रहण कर रहे थे। लेकिन जो लोग इसे नहीं पढ़ सकते थे, जो लोग पढ़ाई करना नहीं जानते थे, उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई थी। फॉर एग्जाम्पल सैलून की व्यवस्था थी, जो कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ के सुना रहा है, बाकी लोग वहां पे उस थॉट को सुन रहे हैं। तो ऐसे सैलून की व्यवस्था पूरे समाज में, पूरे फ्रांस में उस समय आ गई थी। इससे क्या था कि इंटेलेक्चुअल क्लास स्टार्ट कर दिया था क्वेश्चनिंग करना टू द किंग। किंग के पास कौन सा ऐसा अधिकार है और कहाँ पे ऐसा मैंडेट लिखा है, तो भगवान ने उन्हें ये पावर दी है, कैथोलिक चर्च ने ये पावर दी है कि आप जनता के ऊपर शासन करेंगे। तो इस तरीके से लोगों के माइंड में क्वेश्चन का ये भाव उठने लगा। वो अपने ही राजा पे क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे ये इंटेलेक्चुअल क्लास अपना
काम करता है। इसलिए ड्यू टू दीज रीजंस इंटेलेक्चुअल कॉज इज ऑल्सो काउंटेड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन एज अ रीजन ऑफ इट। ठीक है। नाउ अब हम एक अगर मोटी मोटी टाइमलाइन की अगर बात करें तो 1789 से एस्टेट जनरल आता है। अभी हम देखो, मैं अभी पूरी टाइमलाइन इसमें बताता हूँ, फिर इसके बाद धीरे धीरे एक एक करके इसको भी समझेंगे कि किस किस चीजों की मैं बात करूँ। 1789 में एस्टेट जनरल स्टैब्लिश होती है। फिर उसके बाद 1789 से 91 नेशनल असेंबली का रूल आता है। फिर 91 से 92 लेजिस्लेटिव असेंबली। देन 92 से 95 नेशनल कन्वेंशन, जिसे रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। देन 95 से 98 डायरेक्टरी या डिक्टेटरी रूल आता है। फिर 1799 में नेपोलियन कू करता है अल्टीमेट, और नेपोलियन का शासन आता है जो कि 1815 तक रहता है। और उसके बाद वापस से वही बर्बन डायनेस्टी को स्टैब्लिश कर दिया जाता है जहां से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इसीलिए इस फ्रेंच रेवोल्यूशन को रियल मायने में 360 डिग्री टर्न रेवोल्यूशन ही कहा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट जनरल से। नाउ व्हाट इज स्टेट जनरल? तो 5 1789 को ये स्टेट जनरल, या जिसको सुपर पार्लियामेंट कहा जा सकता है, इसको बुलाया जाता है राजा के द्वारा। और ऐसा करने में ये 175 ईयर्स लगा देते हैं। हाँ जी, 175 साल बाद ये स्टेट जनरल का जो आगमन हुआ था, या स्टेट जनरल को बुलाया गया था, उसके पीछे रीजन ही ये था कि जो लुई 16 थे, उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि हमें टैक्सेस बढ़ाने चाहिए। और राजा ने यहाँ पे कहा कि नहीं, टैक्सेस बढ़ाने के लिए पहले हमें स्टेट जनरल बुलाना होगा, लोगों की सहमति पूछनी होगी, फिर हम इस पे कुछ डिसीजन लेंगे। उसका जो एजेंडा था, टू मैनेज द फाइनेंशियल क्राइसिस एंड रेजेस द टैक्सेस। और फिर यहाँ पे स्टेट जनरल बुलाई जाती है, जो कि 5 मई 1789 को स्टार्ट होती है। इसके डेलीगेट की बात करूं तो 300, 300 एंड 600 का डेलीगेशन होता है, जिसमें ये फर्स्ट एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 300, एंड जो सेकंड होते हैं, ये सेकंड एस्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी कि फर्स्ट किसको कर रहा होता है? क्लर्जी को। सेकंड नोबिलिटी को। और थर्ड जो होगा 600 का, ये कर रहा होता है कॉमन मैन को। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? ये कुछ ऐसा सीन निकल करके आता है जहां पे एस्टेट जनरल स्टैब्लिश की गई थी। ये देखो, ये एस्टेट जनरल का सीन है जहां पे ये 1200 लोग मिलकर के राजा के साथ यहाँ पे एस्टेट जनरल में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसका टोटल मुद्दा था कि हम टैक्स बढ़ाएं या ना बढ़ाएं। यहाँ पे होता ये था कि ज्यादातर ये जो 300 लोग थे और प्लस 300 लोग, यानी फर्स्ट एस्टेट और सेकंड स्टेट जो थे, इनके इनके एक एक वोट को ऐसे काउंट किया जाता था, लाइक ये 300 का एक वोट, ये 300 का एक वोट, और ये 600 का एक वोट। तो ऐसी सिचुएशन में अभी तक क्या होता था कि अगर ये और ये मिलकर के, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट मिलकर के कोई भी फैसला लेंगे, तो ऑब्वियसली वो थर्ड स्टेट के अगेंस्ट हो जाएगा, बिकॉज मेजोरिटी दो लोगों की हो जाएगी वहां पे। तो ये 600 पीपल्स, जो ये थर्ड स्टेट का था, ये चाहता था कि राजा हमें ये अलाउ करे कि ये 600 का 600 वोट होना चाहिए, ना कि एक। यानी कि एक वोट नहीं, 600 वोट्स होना चाहिए। तो ऐसे में राजा को ये प्रॉब्लम हुई कि अगर इनका 600 वोट्स हो जाएगा तो वो हमारे खिलाफ हो जाएगी चीजें। और ऐसी सिचुएशन में ये डेडलॉक निकल करके आता है कि वोटिंग राइट्स के लिए हम आपको 600 वोटिंग राइट्स नहीं देंगे, आपको एक ही एज अ होल माना जाएगा। और यहाँ पे इस सारी चीजों को देखते हुए, ये जब डेडलॉक चलता है कुछ दिन, उसके बाद ये जो थर्ड स्टेट है, ये खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देती है। और नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देती है, इसी के गुस्से में आकर के लुई 16 क्या करते हैं कि इन 600 को अपने उस मेन असेंबली हॉल से बाहर निकाल देते हैं और मेन असेंबली हॉल का दरवाजा बंद कर देते हैं। तब यही 600 लोग जो यहाँ पे थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये वापस से जाते हैं कहाँ पे? वहां पे एक टेनिस कोर्ट है, उसी राजा के कंपार्ट में। वहां पे एक टेनिस कोर्ट होता है, जो कि ये है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वहां पे ये सारे लोग एकत्र होते हैं और ये लोग शपथ करते हैं। ये सब शपथ दिला रहे हैं, यहाँ पे शपथ ले रहे हैं कि अब हम खुद नेशनल असेंबली की तरह काम करेंगे, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फ्रांस को चलाएंगे। और इस तरीके से नेशनल असेंबली का गठन होता है। तो अभी हमने जाना स्टेट जनरल, जो कि 1789 में स्टार्ट हुआ। अब हम बात करेंगे 1789 से 91 में जो नेशनल असेंबली स्टार्ट होती है, उसके बारे में।
अब नेशनल असेंबली यही 600 पीपल्स रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो यहाँ पर ये शपथ ले रहे हैं इस टेनिस कोर्ट। ठीक है, बात समझ में आई? अब ये सारी चीजें जब जैसे ही लोगों को जनता को समाज में फैलती है कि नेशनल असेंबली का गठन कर लिया गया है जो कि थर्ड स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके सपोर्ट में जगह जगह पर विद्रोह चालू हो जाता है, दंगे फसाद होने लगते हैं, लोग ग्रीनरीज लूट रहे होते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड जला रहे होते हैं, लैंड रिकॉर्ड जला रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में जो ये जमींदार थे, ये जो सामंत थे, नोबल्स थे, इनको डर लगने लगा कि डर का माहौल था, लाइक कि आप कोई भी आकर के उनका घर जला दे रहा है, उनके लैंड रिकॉर्ड्स जला दे रहा है। तो इसी टेरर को, इसी पूरे डर को द ग्रेट फेयर के नाम से जाना जाता है। ये पूरा जो समय था द ग्रेट फेयर के नाम से जाना जाता है। और ये जितने भी दंगे हो रहे थे पेरिस में, ये सब ने अपना सपोर्ट दिया उस नेशनल असेंबली को जो कि अगेंस्ट थी किंग के, लुई 16 के एक्शंस के खिलाफ। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? इसके बाद ये सारी चीजों को देखते हुए लुई 16 ने अपनी मिलिट्री को आदेश दिया कि आप पेरिस में और वर्साइल में एकत्रित हो जाइए। और इसके बाद स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल का ये जो एक इंसिडेंट है ये होता है। जी हाँ, आपने ये जरूर सुना होगा कि बेस्टाइल डे परेड मनाई जाती है। बेस्टाइल डे परेड इज बेसिकली 14th ऑफ जुलाई 1789 की याद में मनाया जाता है। क्या हुआ था इस दिन ये समझना होगा हमें। बेस्टाइल डे, बेसिकली ये बेस्टाइल नाम की ये जो जगह है फ्रांस में, वहां पे एक किला था। उस किले में राजा ज्यादातर प्रिजनर्स को रखा करता था। उस प्रिजनर्स को ऐसा माना जाता था कि ये सिंबल ऑफ रॉयल रिप्रेशन है। तो जब ये नेशनल असेंबली का गठन होता है तो नेशनल असेंबली इसे एज ट्रीट करती है कि ये हमारे खिलाफ एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये जो नेशनल असेंबली है, ये जो दंगा कर रहे थे उस समय, जो नेशनल असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने जाकर के इसी किले की एक एक ईंट को तोड़ दिया। और जो भी 10 से 12 लोग या 8-10 लोग जो भी वहां पे प्रेजेंस थे, बहुत तो नहीं थे, उनको वहां से निकाल दिया। ये बेस्टाइल प्रिजन जो लूट लिया गया था, इसे ही बेसिकली स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल कहा जाता है। और इसी की याद में बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन किया जाता है हर साल फ्रांस में 14th ऑफ जुलाई को। आपको याद होगा लास्ट ईयर इसी बेस्टाइल डे परेड में हमारी देश की सेना की टुकड़ी और साथ में हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एज अ चीफ गेस्ट गए थे। अगर आपको याद होगा तो लास्ट ईयर ये हुआ था बेस्टाइल डे परेड 14th ऑफ जुलाई। ठीक है, नाउ ये नेशनल असेंबली अपने आप को नेशनल कंस्टिट्यूएंट असेंबली घोषित कर देती है। इसके आगे यही जो 600 लोग थे, ये अपने आप को नेशनल असेंबली से नेशनल कंस्टिट्यूएंट असेंबली घोषित कर देती है। और ये कहती है कि अब हम फ्यूडलिज्म को खत्म कर रहे हैं, यानी कि फ्यूडल लॉर्ड्स जैसी कोई भी व्यवस्था अब हमारे यहाँ नहीं होगी। और हम एक यूनिफाइड, यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम को एस्टेब्लिश करेंगे और सबको टैक्स देना पड़ेगा। मैनी नोबल्स इसकी डर से फ्लड करके, भाग करके अपने बगल के देशों में जैसे ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इन सारे देशों में, इटली वगैरह में भाग करके चले जाते हैं जहां पे उनके रिश्तेदार ऑलरेडी रह रहे होते हैं। और क्लर्जी जो होती है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है 1/3, यानी कि बहुत सारे लोगों को उनको वहां से छोड़ करके और उन्हें सिविल ऑफिस में ज्वाइन करने को कहा जाता है कि आप अब सरकार का काम करेंगे। इससे होता यह है कि पोप एंग्री हो जाते हैं, पोप गुस्से में हो जाते हैं कि ये कैसा रूल किया जा रहा है नेशनल असेंबली के द्वारा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। नाउ अभी तक जो ये सिस्टम चला फ्रेंच रेवोल्यूशन का 1789 में से अभी तक जो ये सारी चीजें चली, इसमें एब्सोल्यूट मोनार्की से अब हम बढ़ चुके थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ। राइट, बिकॉज जो नेशनल असेंबली थी वो खुद को नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली घोषित कर चुकी है। So this is the turning of absolute monarchy to constituent या constitutional monarchy. Now इसमें होता यह है कि जैसे ही ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद को डिक्लेयर करते हैं, ये एक इमीडिएट एक डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता होगा कि मैग्ना कार्टा जो कि 1215 में इंग्लैंड में आया था, और यूएस का बिल ऑफ राइट्स, ये बहुत ही फंडामेंटल राइट्स के लिए फेमस जाना हुआ एक डॉक्यूमेंट है।
सेम उसी कैडर का, सेम उसी इंपॉर्टेंस का ये भी एक डॉक्यूमेंट था जिसे डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड द सिटीजन कहा गया इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसमें क्या था बेसिकली, इसमें ह्यूमन और सिविल राइट्स, लिबर्टी, प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी के बारे में बात कही गई थी। इसमें कहा गया था, जो इसकी सबसे फेमस लाइन है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हम डिक्लेयर करते हैं। और साथ में ये भी कहा गया कि मेन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन द राइट्स, यानी कि इंसान जब पैदा होता है तो वो स्वतंत्र जीवन जीने के अधिकार रखता है। ऑल्दो यहाँ पे एक ड्रॉबैक ये था कि ये लोग भी, विमेन और स्लेव जो दास थे, उनको ऐसे कोई भी सिटीजन्स वाले राइट्स नहीं देते हैं, यानी कि ये सिर्फ कुछ ही आदमी यानी कि मेन के लिए बनाया गया। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो 25 साल से ऊपर के व्यक्ति, जिन जो प्रॉपर्टी टैक्स भरते थे, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, वो सारे लोग राइट टू वोट का अधिकार रखते थे। इसके बाद क्या होता है कि अक्टूबर 1789 में कुछ ऐसी कंडीशंस निकल करके आती हैं, क्योंकि देखो हाईली डेट में ऑलरेडी देश चल रहा है, कई सारी लड़ाइयां लड़ी गई हैं, खाने को लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने के लिए आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। जो किसान ऑलरेडी कुछ उगा रहा है, कुछ अपनी फसल निकाल रहा है, उसे ये राजा कहता था, ये लोग कहते थे कि आप शहरों में भेज दो। ऐसी सिचुएशन में रूमर्स ये फैल गया कि जहां आम जनता के पास खाने के लिए नहीं है पैसा, खाने के लिए खाना नहीं है, वहां पे वर्साइल में रानी और राजा वहां पर करीब करीब, मतलब वो कह सकते हैं ना कि विलासिता का जीवन तो जी रहे थे। वो वहां पे एक ऐसा र्यूमर फैलाया गया कि वर्साइल के पैलेस में राजा और रानी पार्टियां कर रहे हैं। ठीक है। ऐसी सिचुएशन में 7,000 प्लस विमेन्स वहां पर असेंबल होती है, कहा, वर्साइल पैलेस में। और वहां के गार्ड लोगों को मार करके और रॉयल फैमिली को ये कहती है कि अब आप यहां नहीं रहेंगे, अब आप चलेंगे पेरिस हमारे साथ। अभी तक एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो ये नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो जिसे नेशनल असेंबली भी कहा जाता है, ये अभी भी राजा के खिलाफ नहीं थी। वाई? बिकॉज इन्हें अभी भी ये लगता था कि राजा हमारे पक्ष में है। जस्ट बिकॉज ऑफ क्लर्जी और नोबिलिटी राजा खुल करके अभी ऐसे हमारे पक्ष में नहीं आ रहा। बट इन द एंड ये बात इनकी गलत सिद्ध होती है। वो कैसे, अभी मैं बताऊंगा। 1790 में पॉलिटिकल ग्रुप्स जो थे, ये कुछ इमर्ज होकर के आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी तक नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुकी है और वो नए संविधान का गठन कर रही है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्लबों का निर्माण होने लगा, जैसे जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्लब की अगर मैं बात करूं तो जैकोबियंस, जिसे रेडिकल रिवोल्यूशनरीज के नाम से जाना जाता है। और एक और इंपॉर्टेंट क्लब का नाम है जिरोंडिस। जिरोंडिस करके एक जगह है, जिरोंडिस करके एक जगह है फ्रांस में, उसके नाम से ये आता है। थोड़ा लिबरल माने जाते थे। तो जिरोंडिस और जैकोबियंस जो थे, ये दो क्लब बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी क्लब बने हैं इसमें, लेकिन ये दो क्लब आपको भूलने नहीं है, ये आपको याद रखना है। ये क्लब में से सबसे इंपॉर्टेंट क्लब है जैकोबियन क्लब। नाउ जैकोबियन क्लब बेसिकली बनता है पुअर क्लासेस का। देखो क्या हो रहा था, जो नेशनल असेंबली बनती है, उसमें भी एक्चुअली में जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास, जो ट्रेडर्स वर्कर्स वाले लोग हैं, वो उसको ज्यादातर उस वो लोग उसको कैप्चर कर करके रखे थे। तो आपको ये पता होगा कि जैसे ही हर चीज, ये समय का दस्तूर है, ये जब भी परिवर्तन होता है, तो जैसे कोई एक रेडिकल आज लग रहा है आपको कि आज ये रेडिकल एक ग्रुप है, कल उसी में से एक उससे भी ज्यादा एक रेडिकल ग्रुप निकल करके आ जाए। और उसी का हिस्सा था जो कि कल तक हमें नेशनल असेंबली लग रहा था कि ये जैकोबियन क्लब, जो नेशनल असेंबली है, ये रेडिकल है टुवर्ड्स द राजा, टुवर्ड्स द लुई 16। आज जैकोबियन क्लब उसी का एक हिस्सा होकर के भाई, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन लोग थे? पुअर क्लासेस, जो गरीब तबका था। इसमें आर्टिजन वर्कर्स थे। इसमें एक चीज और याद रखना है, ये जो नेशनल असेंबली थी, उसमें हमारे जो क्लर्जी और नोबिलिटी के भी कुछ लोग थे, जो बहुत ही छोटे लेवल पे, जिनके पास पैसों की, रिसोर्सेज की कमी थी, वो लोग भी इसका सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है। तो इस पूरे जैकोबियन क्लब को लीड कौन कर रहा था? तो उसका नाम था मैक्सिमिलियन दी रॉबिस्पियर। ये नाम आप नहीं भूलना, ये आपको नाम याद होना चाहिए, बिकॉज ऑफ जैकोबियन क्लब। इसको ये लीड कर रहा था। और इन्हें सेंस क्लटिस भी बोला जाता था, क्लटस भी बोला जाता था। अब इसका मतलब क्या होता है? तो आपको पता होगा, फ्रांस में जो उस समय क्लर्जी थे और जो बड़े लोग थे, यानी कि नोबिलिटी थे, वो हाफ पैंट पहना करते थे।
और हाफ पैंट पहना करते थे, तो जो गरीब तबका था वो फुल पैंट पहनते थे। बिलो द नी पैंट्स इसीलिए कहा जाता था। और इसी वर्ड को वहां पे फ्रांस में सैन क्लॉटेस कहा जाता है, इसीलिए इसका ये सिनोनिम भी यही है, सैन क्लॉटेस। ठीक है। नाउ 1791 में किंग लुई सोचता है कि मुझे यहां से स्केप कर जाना चाहिए, कहां? ऑस्ट्रिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया उसका ससुराल था। ठीक है। लेकिन रास्ते में उसे पकड़ लिया जाता है, और यहाँ पे जो जैकोबियंस थे वो बेसिकली ये डिक्लेयर करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पे 7,000 प्लस वुमेन जाती हैं वर्साइल में, और अब तक इनको ये लगता है कि जो राजा है, राजा की जो फैमिली है, वो हमारी नेशनल असेंबली को सपोर्ट में है, हमारी इस क्रांति के सपोर्ट में है। लेकिन यहाँ पे ये जैसे ही ये फ्लड करने का ट्राई करता है, वहीं पे इनका ये भ्रम टूटता है, और इन्हें ये समझ में आ जाता है कि राजा भी हमारे अगेंस्ट में है। एंड दिस लेड टू डिमांड ऑफ द रिपब्लिकन्स। एंड बेसिकली रिपब्लिकन्स जो वर्ड है, क्योंकि अभी आपने देखा हमने एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से हम एक रिपब्लिक फ्रांस की तरफ जाएंगे। और बेसिकली इसकी जो डिमांड कर रहा था वो जैकोबियंस कर रहा था। जैकोबियंस ये चाह रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है उसे एक भी अपनाया ना जा सके, और पूरी तरीके से हम रिपब्लिकन मोड में चले जाएं, यानी कि ब्रिटेन की तरह हमें कोई शासन नहीं चाहिए, हमें रिपब्लिक फ्रांस चाहिए। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि जो ये नेशनल असेंबली होती है, मैंने बताया ना रेडिकल, और उससे भी बड़ा रेडिकल जैकोबियंस निकल करके आता। तो जो ये रेडिकल्स ग्रुप थे, यानी कि जो पहला जो नेशनल असेंबली था, उन्होंने अपने ही जो इस आंदोलन है उसको सुरक्षित करने के लिए कुछ नेशनल गार्ड की स्थापना की थी। अब उसी नेशनल गार्ड से इन्हीं जैकोबियंस को उन्होंने पिटवा दिया, प्रोटेस्टर को पूरी मैसेक्रेट करवा दिया, मरवा दिया, बहुत सारे लोगों को मरवाया, पिटवाया, ये सारी चीजें की गई। तो जो नेशनल असेंबली एक रेडिकल और एक लिबरल थॉट के रूप में जानी जाती थी, वही अब उससे जो प्रो वर्जन थी, दैट इज जैकोबियन, उसके खिलाफ हो गई थी। वाई? बिकॉज ये लोग चाहते थे अभी भी नेशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की जाए, लेकिन हम जो राजा को पावर देंगे वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो कि ब्रिटेन में है उससे बहुत लिमिटेड होगी। ये सारी चीजें होते ही लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण होता है। देखो अभी हमने समझा स्टेट जनरल, अभी फिर उसके बाद आया द नेशनल असेंबली के बाद आया नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ द लेजिस्लेटिव असेंबली की ओर। सितंबर 1791 में ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएट की जाती है, और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फिर से ऐलान कर दिया जाता है। और क्योंकि राजा को पकड़ लिया गया था, तो राजा को एज अ हेड ऑफ द स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय द नेशनल असेंबली, यानी कि जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने अपना नाम बदल करके लेजिस्लेटिव असेंबली रखा। वाई? बिकॉज उसको भंग कर दिया गया एक तरीके से, या यूं कहें तो उसी ने अपना नाम बदल दिया। अब लेजिस्लेटिव असेंबली यहां पर पे क्या कर रही है कि वो 1791 ऑनवर्ड्स चलाने की कोशिश करेगी नए संविधान के थ्रू। लेकिन यहां पे ये सिस्टम एक साल में ही फेल कर जाता है। वाई? बिकॉज जैकोबियंस और ये जो नेशनल असेंबली थी, इनके बीच का टसल बढ़ता जाता है, एंड ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर ये ऑटोमेटिकली फेल कर जाता है। इससे होता यह है कि लुई 16 जो है सीक्रेट तरीके से अदर राजाओं से मदद मांगने के लिए फिर से एस्केप करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे इसको नेबरिंग मोनार्क्स जो थे जैसे ऑस्ट्रिया, रशिया, ये सारे लोग भी देख करके डर जाते हैं। और ये सारी डर को देखते हुए कि ये क्रांति कल को हमारे देश में भी आ सकती है, ऑस्ट्रिया और प्रशिया ने सपोर्ट डिक्लेयर किया फ्रेंच मोनार्क के, और फ्रांस ने अटैक किया इसके अगेंस्ट ऑस्ट्रिया और प्रशिया में। अब याद रखना ये जो कोएलिशन बनाया जाता है ऑस्ट्रिया प्रशिया की तरफ से, ये फ्रांस की आर्मी से लड़ रहा है, जो कि किसके अंतर्गत इस समय चल रही है? लेजिस्लेटिव असेंबली के तहत। ठीक है। तो ये सारी चीजें हो रही थी। बट आफ्टर 1792 में क्या होता है कि किंग और उसकी फैमिली को इन्हीं रेडिकल्स ने पेरिस में पकड़ लेते हैं, और इनको अटैक कर दिया जाता है, और पूरी तरीके से मोनार्की को खत्म कर दिया जाता है। और यहाँ पर ऑस्ट्रिया के जो, माफ कीजिएगा, ऑस्ट्रिया नहीं, फ्रांस के जो राजा थे, इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर दिया जाता है, और रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का
डिक्लेरेशन अनाउंस कर दिया जाता है कि अब एक नया इलेक्शन होगा और रिपब्लिक फ्रांस एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। किंग लुई, जैसे कि मैंने बताया, इनको डेथ सेंटेंस सुनाया जाता है, एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और जैसे ही इनकी डेथ होती है, ब्रिटेन में, डच में, यानी कि नेदरलैंड्स, स्पेन, ऑस्ट्रिया, प्रसिया सब ज्वाइन कर लेते हैं एक दूसरे को, क्योंकि इनके मन में डर हो जाता है कि कैसे एक क्रांति ने एक राजा की हत्या कर दी। आपको ये हमारे देश में भी ये सारी चीजें होती हैं और वॉर ऑफ फर्स्ट कोलिशन स्टार्ट होती है, जो कि फ्रांस के ही अगेंस्ट में होती है। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये जो वॉर स्टार्ट हुई है, ये आगे चलकर पता चलेगा कि फ्रांस ही इसमें जीत रहा है। जबकि आपको ये पता होगा कि फ्रांस में हर साल आप देख रहे हैं, जब से ये क्रांति स्टार्ट हुई है, तब से हर साल कहीं ना कहीं फ्रांस की आंतरिक जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वही बदल रही है। राजा के पास कोई पावर नहीं है, कभी नेशनल असेंबली बनती है, कभी लेजिस्लेटिव असेंबली बनती है। मिलिट्री के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, मिलिट्री को कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हो रही थी, जो कि मैं आगे बताऊंगा, जिसके कारण ये वॉर भी फ्रांस ही जीतता है। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आई होगी। लाइक जब भी आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन को सुनते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि गिलिटिन नाम का एक वर्ड आता है। नाउ व्हाट इज गिलिटिन? गिलिटिन इज बेसिकली अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमेन डेथ। नाउ व्हाट इज ह्यूमन, हाउ इट विल बी अ ह्यूमन डेथ? लाइक ह्यूमन डेथ कैसे हो सकता है? तो वो ऐसे हो सकता है कि जो इस व्यक्ति ने, इस डॉक्टर गिलेटिन ने ये इसका जो निर्माण किया था, उसका जो ये मानना था कि फांसी की सजा जब दी जाती है, तो उसमें एक बार में मृत्यु नहीं होती है या कुछ समय तक इंसान तड़पता है। उसकी जगह हमें एग्जीक्यूशन ऑफ गुलेटिन करना चाहिए, यानी कि ऊपर से एक ऐसा ब्लेड यहाँ पे नीचे गिराया जाएगा, तो यहाँ पे इंसान की जो हेड होता है उसको रख करके और एक झटके में उसे काट करके मार दिया जाएगा। तो यानी कि ह्यूमेन डेथ का मतलब था गुलेटिन करके कि एक झटके में बिना दर्द के मौत देना। और ये उसका जीता जागता उदाहरण है। ये बहुत ही अच्छी इमेज है, जहां पे आप ये समझ सकते हैं कि गुलेटिन का मतलब क्या होता है। और इस गिलेटिन को फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत ही ज्यादा यूज किया गया है। ला मार्शेले, ये फ्रांस का नेशनल एंथम है, विच इज रिटन बाय क्लाउडी डी लाइली। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये मार्शियले जो इनका एक शहर है, उसमें ये गाया जा रहा था। एंड इट वाज जस्ट बिकॉज फाइटिंग अगेंस्ट द ऑस्ट्रिया एंड द अदर इन्वेडर्स लाइक फर्स्ट कोalition। वहां पे ये निकल करके आता है और इसे ही नेशनल एंथम बाद में मनाया जाता है, माना जाता है। नाउ अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक तक हमने सफर पूरा कर लिया है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से रिपब्लिक बनने के बाद आता है जो कल, दैट इज नेशनल कन्वेंशन। सितंबर 1792 टू अक्टूबर 1795 तीसरी बार ये गवर्नमेंट क्रिएट की जाती है। तो काउंटिंग भी मैं भूल चुका हूं कि क्या होगी इसमें, लाइक आप खुद काउंट कर सकते हैं। ये थर्ड गवर्नमेंट ऑफ रेवोल्यूशन बनती है। पहला कौन सा बनता है? नेशनल असेंबली, नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड देन द नेशनल कन्वेंशन। इट इज इलेक्टेड बाय द एक्सटेंडिंग सफरेज। यहाँ पे ये लोग 25 साल से गिरा करके एज को 21+ मेल कर देते हैं। अभी भी ये सिर्फ मेल के लिए ही अप्लाइड है, यानी कि वेमेन का इसमें कोई रोल नहीं है। वाई? बिकॉज वेमेन को फ्रांस ने जो राइट, वोटिंग राइट दिए हैं, ये 1946 में दिया है। सोचो, 1946 में जाकर के फ्रांस वेमेन को ये वोटिंग राइट्स देता है। अमेरिका में भी यही सारी चीजें हुई कि उन्हें वोटिंग राइट्स बाद में मिले। सिर्फ भारत में ऐसा हुआ कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भारत में आजादी के बाद तुरंत ही एक साथ सबको समान रूप से दे दिया गया। तो ये सिर्फ अपने भारत की संविधान की महानता है, जो सबको एक रूप से एक साथ लागू करके दे दिया गया। नाउ ये मोनार्की जब अबॉलिश कर दी जाती है और ट्रू सेंस में अगर रिपब्लिक की स्थापना होती है, तो वो होती है नेशनल कन्वेंशन के थ्रू। अब इसमें कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के रूप में एक तरीके से कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल्स का निर्माण किया जाता है, जो कि एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। और उसमें भी जो डोमिनेट कर रहा होता है, वो कौन सा ग्रुप होता है? दैट इज जैकोबियन। तो यही जैकोबियंस जो थे, ये डोमिनेट कर रहे होते हैं कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी को। और इसी को कहा गया रेन ऑफ टेरर। व्हाई? बिकॉज जून 1793 से जुलाई 1794 तक
ये रेन ऑफ टेरर था जिसमें मैक्सिमिलियन दी रॉबेस्पियरे ने अराउंड 16,000 लोगों की मौत करवा दी थी, यानी कि उनको गिल्टिन करा दिया था, एग्जीक्यूट करा दिया गया था, मौत के घाट उतार दिया गया था। और ये तो सिर्फ काउंटेड लोग हैं, काउंटेड लाइक कुछ गांवों में भी हत्याएं करवा रहा था वो, ये सिर्फ पेरिस और वर्साइल या आसपास के लोगों की संख्या है। जो लोगों को काउंट नहीं किया गया तो उनकी संख्या तो और भी ज्यादा है। तो आप ये समझ सकते हो कि कैसा ये टेरर का रेन रहा होगा। लाइक हर दिन करीब करीब 40 से 50 लोगों की मौत डेली करवा रहा है ये आदमी। यहां तक कि मैरी एंटोइनेट जो लुई 16 की वाइफ थी, ऑस्ट्रिया के राजा की जो बहन थी, उनकी भी हत्या गिलेटिन के थ्रू रेन ऑफ टेरर में इसी मैक्सिमिलियन डी रॉबेस्पियरे ने करवा दी थी। और चर्चेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। आपको ये याद होगा कि चर्चेस की जो प्रॉपर्टी वगैरह थी वो नेशनल असेंबली ने ही जब्त करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जो रेन ऑफ टेरर में ये जो रॉबेस्पियरे था, इसने चर्चेस को पूरी तरीके से बंद करा दिया। एक चीज अच्छी बात ये निकली कि स्लेवरी जो दास प्रथा थी उसको इस रॉबेस्पियरे ने खत्म कर दी थी, जिसको बाद में नेपोलियन ने वापस से रीइंस्टेट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात यही हुई थी कि स्लेवरी को एबॉलिश कर दिया गया था। रॉबेस्पियरे ने या फिर जैकोबियन क्लब ने नए कैलेंडर का भी एस्टैब्लिश किया था, नए कैलेंडर को भी बोला था कि अब दिन में 10 घंटे 100 मिनट और 100 मिनट 1 घंटे में और 10 घंटे एक दिन में और 10 दिन एक वीक में मनाया जाएगा, यानी कि ग्रेगोरियन कैलेंडर को नकार करके ये अपना ही कैलेंडर निर्माण कर दिया। हालांकि ये कैलेंडर बहुत दिन चलता नहीं है बिकॉज बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आएगा ये कैलकुलेशन। अब यहाँ पे हुआ ये कि फूड शॉर्टेज एक तरफ हो ही रही थी, सारे जो ग्रामीण लोग थे, किसान थे, उनको कह दिया गया था इसी जैकोबियंस के द्वारा कि जो भी आपको खाना मिल रहा है, जो भी आप फसल उगा रहे हैं, वो सारे एरियाज में आप भेजेंगे ताकि आर्मीज के पास ये खाना पहुंच सके। इसके लिए बहुत सारी प्राइसेस में भी रेगुलेशन इन्होंने की थी, बट अल्टीमेटली जो ये सारी चीजों से देख करके जो जैकोबियंस के ही अंदर जो बहुत सारे लोग थे वो, और साथ में जो आम जनता थी वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी किससे, रॉबेस्पियरे से। और रॉबेस्पियरे को ही यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया गया, गुलेटीन कर दिया गया। अब आपको ये चीज समझना होगा कि जिस आदमी ने गिलेटिन स्टार्ट किया, अराउंड 16,000 पीपल लोगों की हत्या की गिलेटिन की, वो खुद भी उसी गिलेटिन में एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो कर्मा हिट करता है आपको, यहां से आप ये समझ सकते हैं। नाउ अब आता है रेन ऑफ डायरेक्टरी, यानी कि 1795 से 1799। जैसे ही जैकोबियन में ये रॉबेस्पियरे की हत्या की जाती है, उसके बाद ये जो जिरोंडिस ग्रुप था, जो कि लिबरल ग्रुप माना जाता था, वो अपना डोमिनेशन देकर के डायरेक्टरी रूल की स्टैब्लिशमेंट में पार्टिसिपेट करता है। नाउ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है इन 1795, और ज्यादातर इसमें मिडिल क्लास लोग अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं। अब इसमें एक चीज ये की जाती है कि जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी उसको राइट टू वोट दिया ही नहीं जाएगा। यानी कि जो 21 प्लस वोट देने का अधिकार था, जिसके पास प्रॉपर्टी थी, जिसके पास प्रॉपर्टी ना हो, मेल हो अगर आप, तो आप दे सकते हैं, उसे खत्म करके यहाँ पे सीधे कह दिया गया कि आप भले मेल हो लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आपके पास कोई भी अधिकार नहीं होगा वोट करने का। और बाइकैमरल लेजिस्लेशन का भी स्थापना यहाँ पे की जाती है। नाउ क्योंकि इनके पास ये एक्सपीरियंस था कि जैकोबियन क्लब में जैसे ही जो कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी थी उसमें रॉबेस्पियरे ने अपनी डिक्टेटरशिप चालू कर दी थी, डिक्टेटर बन गया था वो, उस तरीके की घटना दोबारा ना हो, इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव बॉडी का निर्माण किया, जिसे ही डायरेक्टरी कहा गया बेसिकली। उसमें 5 डायरेक्टर्स हुआ करते थे टू अवॉइड द डिक्टेटरशिप लाइक द रॉबेस्पियरे। और ये 5 लोग मिलकर के ये सारी डिसीजन मेकिंग का काम करते थे। दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि जो नेपोलियन बोनापार्टे था, वो एक यंग 30 ईयर ओल्ड, जो 27 ईयर ओल्ड आई थिंक ही वॉज व्हेन ही स्टार्टेड एज लीडिंग द आर्मी। फ्रेंच विक्ट्रीज हो रही थी उसके अंडर में इन इटली, ऑस्ट्रिया, और एंडिंग द वॉर विद द कोalition, जो कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी चीजें हुई ऐसी चमत्कार के रूप में। बहुत सारी जगह फ्रांस जीता भी, बहुत सारी जगह फ्रांस हार भी गया, लेकिन ज्यादातर फ्रांस जीत गया। एक तरफ उनको कंटिन्यूअसली खाना मिल रहा था, उनको रिसोर्सेज मिल रहे थे, और एक तरफ एक लीडरशिप मिल रही थी नेपोलियन बोनापार्टे जैसे एक यंग और टैलेंटेड एक आर्मी लीडर की, जो कि उन्हें फुल सपोर्ट कर रहा था। इस तरीके से फर्स्ट कोalition के खिलाफ फ्रांस जीत जाता है। तो ये भी यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो बोनापार्टे था,
19 हमने क्या देखा 1789 से 1799 ये 10 साल का कार्यकाल अभी तक हमने देखा। अब 1799 में ये द काउंसिलेट की स्थापना की जाती है। नाउ यहाँ पे डायरेक्टरी रूल खत्म होता है और काउंसिलेट की स्थापना की जाती है। अब ये काउंसिलेट की स्थापना कौन कर रहा है? काउंसिलेट की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट कर रहा है। इसने अपने ही देश में इसी डायरेक्टरी के अगेंस्ट में कू कर दिया, यानी कि पलट कर दिया और डायरेक्टरी रूल को अबॉलिश करके प्री काउंसिल का निर्माण किया। और फर्स्ट फर्स्ट काउंसिल कौन होगा? तो नेपोलियन बोनापार्ट हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट काउंसिल ऑफ द फ्रांस, जिसे ही द काउंसिलेट रूल कहा गया, जो कि चलता है 1799 से 1804 तक। और 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्टे है, ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ एम्परर ऑफ फ्रांस। ध्यान दो, जो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है अगेंस्ट द एब्सोल्यूट मोनार्की, 1804 में एम्परर ऑफ फ्रांस डिक्लेयर करके वही नेपोलियन बोनापार्ट उसको उसी एब्सोल्यूट मोनार्की को वापस ला देता है। इसके बाद जो 1815 में जब नेपोलियन बोनापार्ट को पकड़ लिया जाता है और इसे जेल में डाल दिया जाता है, उसके बाद द डेस्पॉट जिसे कहा जाता था ना, जो जो आपकी बर्बन डायनेस्टी थी, उसके राजाओं को जो 17 लुई द 17 को स्टैब्लिश करके और कई साल तक इसे चलाया जाता है, यानी कि मोनार्की अगेन स्टैब्लिश कर दी जाती है। इसीलिए ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टिंग फ्रॉम अगेंस्ट दी एब्सोल्यूट मोनार्की से वापस एब्सोल्यूट मोनार्की पे ही एंड हो जाता है। नाउ हमें ये समझना होगा कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें क्या सिखाता है। लाइक डिड दिस रेवोल्यूशन चेंज एनीथिंग मेजर इन द वर्ल्ड और नॉट? तो ऑफ कोर्स इट वाज अगेंस्ट एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की से स्टार्ट हुई, मिलिट्री डिक्टेटरशिप तक आई और फिर वापस से एब्सोल्यूट मोनार्की पे चली गई। चर्च को नेपोलियन ने वापस से रिस्टोर कर दिया था, बिकॉज नेपोलियन का मानना था कि लोगों की जो आस्था है उनके धर्म के ऊपर होनी चाहिए और लोगों का सपोर्ट था। और नेपोलियन ने जब चर्च को खुलवाया तो चर्च के खुलने से जो आम जनता थी वो भी खुश थी, तो आम जनता का भी सपोर्ट नेपोलियन को मिल गया। और जो नोबिलिटी थी जो फ्लड होके भाग गए थे बगल बगल के देशों में, ऑस्ट्रिया प्रशिया इटली वगैरह में, वो लोगों को भी वापस बुला लिया गया। लेकिन इतना याद रखना कि जब वापस बुलाया गया, लेकिन इनके पास अब वो शक्तियां नहीं रही जिन पे ये राज करते थे, यानी कि इनके पास कोई अब जमीन नहीं थी। और बर्बन मोनार्की को भी 1815 में जैसे बॉलिस वापस बुला लिया गया था, रिस्टोर कर दिया गया था, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ये सारी चीजें हुई। और जो कंडीशन थी वुमेन की, स्लेव की, ये तो अभी भी वापस वैसी ही कर दी गई थी, क्योंकि स्लेवरी को वापस से नेपोलियन बोनापार्टे ने रीइंस्टेट कर दिया था। ठीक है। सो ओवरऑल अगर एक लाइन में अगर मैं कहूं कि व्हाट द फ्रेंच रेवोल्यूशन वी कैन लर्न फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, दैट इज द आइडिया ऑफ राइट्स ऑफ मैन विच इज लॉन्ग लास्टिंग, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। दैट इज द मेन रिजल्ट ऑफ दिस फ्रेंच रेवोल्यूशन, वी हैव टू अंडरस्टैंड। और यहीं से नेशनलिज्म का बीज बोया जाता है। जैसे कि आप कहते हैं ना कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 1857 की जो पहली स्वतंत्रता लड़ाई है, वो कहीं ना कहीं नेशनलिज्म का बीज बोती है इंडिया में। वैसे ही यूरोप में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, ये नेशनलिज्म का बीज बोता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरीके से और भी वर्ल्ड हिस्ट्री के कुछ रेवोल्यूशन, कुछ अच्छे पार्ट को समझना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए ऐसे वीडियोस और लेकर के आऊं।